तो अब हम देखते हैं कि जब उनको बीजेएस, जिसको भारतीय जनसंघ कहते हैं, जब आरएसएस ने ये डिसाइड किया कि अब जो लड़ाई होगी वो पॉलिटिकल भी होगी, सिर्फ कल्चरल नहीं होगी। कल्चरल विंग जो है वो आरएसएस और इससे एफिलेटेड तमाम सारे जो संगठन थे वो काम कर रहे थे, कल्चरल काम, सांस्कृतिक काम। लेकिन उसी समय में इनको नीड आती है कि जब कश्मीर के ऊपर इश्यूज होते हैं या दूसरे पाकिस्तान के साथ जो डिबेट होती है या जिस तरह से डील्स होती है, एग्रीमेंट होते हैं, उससे काफ़ी नाराज होते हैं। और भारतीय जनसंघ जो है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब पंडित दीनदयाल के कंधों पे आती, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, वो खुद बहुत पॉलिटिकल नहीं थे, वो अपने आप को एक कर्मठ कार्यकर्ता की तरह देखते थे। और उसी वजह से इनको जिम्मेदारी दी जाती है भारतीय जनसंघ की, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी बनता है। और उस ईमानदारी से उसको एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह चलाने का श्रेय और उसका जो फ्रेमवर्क है उसको बनाने का श्रेय इनको जाता है। तो जब इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, जब जिम्मेदारी मिलती है, तो उस जिम्मेदारी का बहुत ही सिर्फ पावर के सेंस में इस्तेमाल ना करते हुए एक ऑर्गेनाइजर के रूप में किस तरह से वो एक कुशल संगठनकर्ता बनते हैं, साथ ही साथ आइडियोलॉग भी बनते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ संगठन करने की, जिसको हम मार्क्सिस्ट टर्म में कहते हैं प्रैक्टिस, कि थ्योरी प्लस प्रैक्टिस। और उसी को अगर नेशनलिस्टिक व्यू में देखे जाए तो थ्योरी प्लस प्रैक्टिस को ये ले आते हैं। तमाम सारे जो इनके आइडियाज हैं उसको भी देख सकते हैं कि एक तरफ ये सामाजिक, जैसे कि गांधी जी का इन्फ्लुएंस इनके ऊपर पड़ता है। अंत्योदय जैसी योजना जो है, आज भी समय में देखें तो पंडित दीनदयाल के नाम पे तमाम सारी सरकारी योजनाएं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कि भारतीय जनसंघ से निकली हुई पार्टी है या उसी से आगे बढ़ के बड़ी पार्टी है, वो दीनदयाल उपाध्याय के नाम में अंत्योदय जैसी योजना भी चलाती है। क्योंकि ये आइडिया जो था, जो ग्राम स्वराज का आइडिया गांधी का था, उसी तरह से पंडित दीनदयाल का अंत्योदय की लास्ट मैन जो है उसको जो है किस तरह से फैसिलिटेट किया जाए, किस तरह से उसकी सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी एज वेल एज पॉलिटिकल सिक्योरिटी, कि वो समाज में रहने लायक बने, ये सारी चीजें अंत्योदय। तो हम देखते हैं कि एक संगठनकर्ता भी हैं, आइडियोलॉग भी हैं, चिंतक भी हैं, और साथ ही साथ एक्टिविस्ट रहते हैं अंत तक। वो एक कार्यकर्ता की तरह भी खुद संगठित कर रहे हैं, लेकिन खुद भी अपने आप को कार्यकर्ता से अलग नहीं मान रहे हैं, कार्यकर्ता की तरह भी काम कर रहे हैं। तो तीनों क्वालिटी होने की वजह से इनका जो स्टेटस संगठन के अंदर बनता है, वो आप जानते हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि 15 साल तक लगातार जनरल सेक्रेटरी बनते हैं किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के। एक बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि अगर ज्यादातर देखा जाए तो किसी भी संगठन में ज्यादातर काम जो जनरल सेक्रेटरी होते हैं वो करते हैं। प्रेसिडेंट एक ऐसी पोस्ट होती है जो सिंबॉलिक है, जिसके पास पावर तो होती है लेकिन सिंबॉलिक है, लेकिन जनरल सेक्रेटरी वास्तव में काम करता है। तो ये काम करने वाला भारतीय जनसंघ की जो वास्तविक नींव जो है वो रखते हैं और उस जिम्मेदारी को कुशलता पूर्वक निर्वाह करके आज के समय अगर हम देखें भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है, तो कहीं ना कहीं उसकी नींव जो है दीनदयाल उपाध्याय के जो आइडियाज थे, जो उनकी कर्मठता थी, जो उनके काम थे, उनके बेसिस पे उसी पे आज खड़ी है और सत्ता को प्राप्त कर रही है। ये ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह ऑन कश्मीर, जैसा हमने पहले बताया कि वो गांधी जी के आइडियाज से भी ऐसा नहीं कि वो इत्तेफाक नहीं रखते थे, ऑल्दो तमाम सारी चीजों से डिसएग्री होते हुए भी इनकी ये खासियत भी थी कि जिन चीजों से डिसएग्री हैं उससे वो नफरत नहीं करते थे। डिसएग्रीमेंट होते हुए भी तमाम सारी जो अच्छाइयां थी दूसरे आइडियाज की, उसको भी लेते थे, और इसीलिए कह सकते हैं कि ये पॉलिटिक्स में भी सफल होते हैं। तो सत्याग्रह, हम जानते हैं सत्याग्रह का आशय जो होता है वो सीधे सीधे गांधी जी से होता है, गांधी जी का। और कश्मीर के ऊपर जिस तरह से आर्टिकल 370 जो हमने बताया था आपको कि स्पेशल स्टेटस दिया जाता है, उसके अगेंस्ट में सत्याग्रह शुरू करते हैं। अब देखते हैं ये स्पेशल स्टेटस के नारे क्या आते हैं, क्योंकि स्पेशल स्टेटस जो हमने बताया था कि 3 चीज़ों को छोड़ के, जो राजा हरि सिंह जिस समय होते हैं, पहले तो वो भारत के अंदर मिलना नहीं चाहते थे, वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह चाहते थे। तमाम सारे बार जो सरदार पटेल की कोशिश के बावजूद वो नहीं आते भारत के अंदर। लेकिन जब कबाली जो कह सकते हैं पाकिस्तानी सेना या कबालियों ने जब उसको सपोर्ट मिलता है पाकिस्तानी की सेना का, और वो अटैक कर देते हैं और उनके काफ़ी ज़मीन जो है
राजा हरी सिंह की वो चली जाती है, पाकिस्तान के कब्जे में कह सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल टेरिटरी में हम उसको आज़ाद कश्मीर वो लोग कहते हैं, हम उसको पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं और कह सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हो रही थी, उसके बाद हरी सिंह ने भारत से मदद मांगी और भारत ने बोला कि हम आपको, भारत का जब तक अंग नहीं बनेंगे तब तक आपको सुरक्षा नहीं देंगे। लेकिन वो एग्रीमेंट भी कंप्लीट जो एसिमिलेशन या पूरी तरह से मिलाने पे नहीं हो पाता। और फाइनली जो 3 चीज़ें हमने बताई आपको कि सुरक्षा, संचार और फॉरेन अफेयर्स को छोड़ के उनका अलग जो संविधान होगा, अलग प्रधान होगा। और उसी से देखें तो द मूवमेंट स्टार्टेड विद द स्लोगन, एक विधान, इसको कह सकते हैं संविधान, एक निशान, जिसको कह सकते हैं फ्लैग या झंडा, एक प्रधान मतलब प्राइम मिनिस्टर या जो भी हेड ऑफ द गवर्नमेंट है जिसको हम कह सकते हैं। तो इसका 1 कॉन्स्टिट्यूशन, 1 फ्लैग एंड 1 प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि हमने बताया तीनों ही चीजें कश्मीर की आज भी आर्टिकल 370 की वजह से अलग हैं। उनका फ्लैग अलग है, ऑल्दो वो इंडियन फ्लैग के साथ फहरता है, साथ ही साथ उनका कॉन्स्टिट्यूशन अलग है और कुछ जो मेजर चीजें जहां पे कॉन्फ्लिक्ट होगा वहां पे ही इंडियन गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है, बाकी चीजों पे कॉन्स्टिट्यूशन अलग है। और पहले प्राइम मिनिस्टर भी अलग होते थे, लेकिन आज के समय में वहां पे चीफ मिनिस्टर होते हैं और उनके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट का गवर्नर होता है। और इसी चीज को आज जो कश्मीर का मूवमेंट है, जो आंदोलन है, इसी के अगेंस्ट में होता है कि इंडियन गवर्नमेंट, हमारा जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सीएम है उसके ऊपर होता है, वो चाहे तो उसको बर्खास्त कर दे। तो जो कश्मीर की आज़ादी के लिए लड़ते हैं वो कहते हैं कि ये हेजुमनी है इंडियन गवर्नमेंट की, या कह सकते हैं पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और इंडिया की तरफ से अगर देखें तो इंडिया ये मानता है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और उसकी सिक्योरिटी के लिए वहाँ पे पॉलिटिकल कंट्रोल होना जरूरी है, वहाँ पे स्टेबिलिटी के लिए, वहाँ की जो डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए पॉलिटिकल कंट्रोल जरूरी है। इसलिए भारत सरकार की तरफ से एक गवर्नर वहाँ पे होना जरूरी है। दिस मूवमेंट वॉज अगेंस्ट द आर्टिकल 370 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उस समय जो 370 के नाम पे, आज भी अगर देखें तो भारतीय जनसंघ का वो जो आइडिया था, आज जो बीजेपी है उसका भी ये आइडिया रहता है, वो उसके अगेंस्ट में कई बार बात करती है। ऑल्दो ये चेंज नहीं हो पाया क्योंकि कश्मीर के अंदर ज़्यादातर लोग इस आर्टिकल के फेवर में हैं और कश्मीर की जो जनता है ज़्यादातर उसमें से वो नहीं चाहती है कि ये स्क्रैप किया जाए। तो इस टेंशन को दूर रखने के लिए अभी तक भी इस पे बीजेपी बहुत फर्म रुख नहीं लेती है। डॉक्टर मुखर्जी वॉज अरेस्टेड फॉर लीडिंग सत्याग्रह। डॉक्टर मुखर्जी जो बीजीएस के प्रेसिडेंट थे, उनको श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो नेहरू गवर्नमेंट में, जैसा हमने बताया, मिनिस्टर भी रहते हैं, बाकी बाद में नेहरू के पॉलिसी से सहमत ना होते हुए ये इस्तीफा दे देते हैं। तो वो सत्याग्रह को लीड कर रहे होते हैं टुवर्ड्स JNK, वेयर ही डाइड। उनको अरेस्ट कर लिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है और जेल में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके कारणों का पता नहीं लग पाता है और बहुत से लोग कहते हैं उनकी हत्या कराई गई, बहुत से लोग कहते हैं वो नेचुरल डेथ थी। तो कश्मीर के ऊपर जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आइडिया को आगे, अब उनके जाने के बाद एक भारतीय जनसंघ में जो इनकी जो टीम थी मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय की, वो टूट जाती है और सारा दारोमदार जो है वो आ जाता है दीनदयाल उपाध्याय पे। अब इसके बाद देखते हैं इन अगस्त 1964 ही रिलीज डॉक्यूमेंट। अब ये नए तरीके से, क्योंकि सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर आ गई है और इनको प्रेसिडेंट बनाया जाता है बाद में, और उससे पहले एक डॉक्यूमेंट रिलीज करते हैं, एक नया आइडिया कि अब जो भारतीय जनसंघ है या RSS के अंदर किस फिलॉसफी पे काम चलेगा। इस फिलॉसफी को, इस दर्शन को आगे करने के लिए, उस दर्शन के क्या बोलते हैं, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, एकात्मक मानवतावाद। एकात्मक मानवतावाद एक तरह से कह सकते हैं कोई बहुत नई चीज नहीं है, जो हिंदू फिलॉसफी या इंडियन फिलॉसफी के अंदर पहले से अद्वैत फिलॉसफी चल रही थी, उसी को मिला के मॉडर्निटी के साथ मिला के अद्वैत प्लस मॉडर्निटी इंटीग्रल ह्यूमनिज्म बनाते हैं। और इन्हीं के साथ के या इनसे थोड़ा सा पहले अगर देखें तो MN रॉय भी जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था रेडिकल